हेलो दोस्तों, ये जो क्लास 7 की पॉलिटी किताब है, टाइटल जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, इसको हम लोग अब खत्म होने पे आ गए। हम लोग आखिरी चैप्टर आ गए हैं। आखिरी चैप्टर पे हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। थोड़ी बहुत और इक्वलिटी के बारे में बात होगी और फाइनली ये खत्म होगा। इसकी जो आप इस टेक्स्ट बुक के बाकी चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल आयुषी द्विवेदी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे जाके आप ये सारे चैप्टर देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी के मैंने बनाए हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले पेज पे कुछ फोटोज सी दिख रही हैं। इन फोटोज को हमने पहले देखा है। यहाँ कांता अपनी दोस्त से बात कर रही है। ये जेंट्स, ये जो मेड है घरों में, उनके बारे में बात हो रही है। इसके बारे में हमने पहले भी देखा है। ये वो वीवर्स हैं जो अपना कपड़ा सिल के वापस जा रहे हैं। ये एक छोटा ट्रेडर था जो कि वीकली मार्केट में था। यहाँ पे हमने रुकैया हुसैन बेगम की एक स्टोरी देखी थी। तो यहाँ पे एक बेटे और बाप के बीच का डिस्कशन है, जहाँ पे बेटा बोलना चाह रहा है कि मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ और बाप कह रहा है कि नहीं, हिस्ट्री मत पढ़ो, साइंस पढ़ो, क्योंकि उसका स्कोप ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रगल्स ऑफ इक्वालिटी, जो इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल चल रहे हैं उसकी बात होगी यहाँ पे। तो हमने कांता के बारे में पढ़ा, अंसारीज के बारे में पढ़ा, जिनसे कहा जाए कि भाई आप नाम बदल के घर रेंट ले लो, लेकिन अंसारीज ने मना कर दिया। मेलानी, स्वप्ना, स्वप्ना एक कॉटन फार्मर थी जिसको बहुत कम पैसा दिया उसके लोकल ट्रेडर ने। तो देखिए, ये वो सब लोग हैं जिनको किसी ना किसी तरीके से अनइक्वली ट्रीट किया गया है। कुछ के पास रिसोर्सेस नहीं थे जैसे स्वप्ना, कुछ के पास रिसोर्सेस थे जैसे अंसारी, सभी वो अनइक्वली ट्रीट किए जा रहे थे। तो भाई, इनइक्वालिटी की जब स्ट्रगल की बात आती है फ्रेंड्स, तो हमारी हिस्ट्री में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे हमको लोगों को जिन्होंने इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई है। मतलब हर कोई इस इनइक्वालिटी इनजस्टिस से नहीं दबाया, कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। जैसे कि हमने रोजा पार्क्स के बारे में सुना था। रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। उस समय पे अमेरिका में जो ब्लैक पीपल थे उनके खिलाफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। एक बार रोजा पार्क शाम को घर से लौट रही थी काम करके। इन्होंने बस में अपनी सीट एक व्हाइट मैन को ऑफर नहीं की, क्योंकि उस समय की सिविल लॉ के हिसाब से इनको ऑफर करनी थी। उस चक्कर में एक पूरा का पूरा मोमेंट शुरू हुआ, जो एंड में जाके कहां पे खत्म हुआ कि भाई जो अफ्रीकन पीपल है उनको बराबर राइट्स दिया जाए अमेरिकन पीपल के। तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है ना, कास्ट इनइक्वालिटी जो आप इंडिया की सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ये एक्चुअली एक इंडिया की सोसाइटी का यूनिक फिनोमिना नहीं है, पूरी दुनिया में किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि यूएसए में ये रेसिज्म के फॉर्म में, ब्लैक्स के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। तो हम लोग इस पूरी किताब में, जो क्लास 7 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की किताब, इस पूरी किताब में लोगों को किस तरीके से इनइक्वालिटी झेलनी पड़ी है हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो हमारा भारत का संविधान है उसने सारे हिंदुस्तानियों को बराबर बताया, सारे इंडियंस को बराबर बताया। सब इंडियंस लॉ के सामने सेम है। किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, या फिर वो अमीर है या गरीब है। इन सब बेसिस पे उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिद्धांत है। हर एडल्ट को इक्वल राइट टू वोट है। हर अडल्ट के वोट की एक ही कीमत होगी, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो एक डेली वेजर हो जो दिन के 300-400 रुपए भी मुश्किल से कमाता है। और इसीलिए लोगों के पास ये ताकत है कि वो बैलेट बॉक्स में अपनी ताकत को इस्तेमाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पे रूल करेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे। रूल करना बोलना तो ठीक नहीं होगा, दे विल रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन देयर बिहाफ। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, लेकिन भले ही जब हम वोट डालते हैं जो फीलिंग ऑफ इक्वालिटी हमको मिलती है, रियल लाइफ में वो फीलिंग ऑफ इक्वालिटी होती नहीं है। भले ही हमारा एक वोट बाकी के वोटों के बराबर हो, लेकिन जब डेली लाइफ जीने की बात आती है तो बहुत सारे गरीब लोग अमीर लोग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हैं। वो हमने कांता करके जो लेडी थी और उसके जो एम्प्लॉयर थे जैन साहब, उनके केस में पहले देख रखा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हेल्थ सर्विसेज का। हेल्थ सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन मतलब बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल आ रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, पर उस स्पीड पे इंप्रूव नहीं हो रहा है जिस स्पीड पे हमारी आबादी बढ़ी है और लोग भी बहुत सारे गरीब हैं। तो उसके चलते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनफ रिसोर्सेज नहीं है और जो गरीब लोग हैं भाई वो हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट हॉस्पिटल में ले नहीं सकते। इसका हमने एग्जाम्पल कैसे देखा? कांता से देखा, अमन को देखा, हकीम शेख के केस में देखा। हकीम शेख की तबीयत खराब थी भाई, 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनको एडमिट करने से मना कर दिया, फाइनली उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो कि प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट में ही जा सकते, और गवर्नमेंट में समय पे इलाज ना मिला तो उनकी जान खतरे में आ सकती है, जैसे कि हकीम शेख में हुआ था। वैसे ही अमन और कांता को अपनी बेटी को ले जाने के लिए पूरे दिन हॉस्पिटल की लाइन में लगना पड़ा। अमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है। प्लस लोगों का यह मानना है
कि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं, एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, वो अच्छी होती हैं और जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज होती है वो खराब होती है। हालांकि ये पूरी तरीके से सही बात नहीं है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में भी जो डॉक्टर आज की डेट में बैठते हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत काबिल होते हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो काबिल नहीं है, वो बहुत काबिल है। और ये कभी मत सोचिएगा कि अगर एक प्राइवेट अस्पताल में जाके आप अपना इलाज कराओगे तो आपका इलाज अच्छा ही होगा, जरूरी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक बहुत मेजर वो होता है कि वो कमर्शियल बेसिस पे काम करते हैं। तो वो जो चीज सस्ते में आपको सरकारी हॉस्पिटल देंगे, वही चीज बहुत महंगी करके और बहुत साफ तरीके से और बहुत शानदार तरीके से प्राइवेट वाले आपको देंगे, तो आपको लगेगा कि प्राइवेट अच्छा है, बट ऐसा होता नहीं। अब ये मेरी थॉट प्रोसेस जहां जहां मैंने देखा है। अब हर चीज हर जगह पे अप्लाई नहीं होती, कुछ जगह पे हो सकता है गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल थोड़े कम अच्छे हो जाए, प्राइवेट अच्छे हो जाए, वो तो जगह टू जगह डिपेंड करता है। फिर आगे हम कुछ और सोच से देखें तो एक ऐसा आदमी जो जूस बेच के अपना जीवन यापन करता है, अपना खर्चा चलाता है अपना अपने परिवार का, वो मेजर कंपनीज के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता जो कि ब्रांडेड ड्रिंक्स बेचती है, जैसे कि पेप्सी कंपनी हो गई, कोका कोला हो गई, थम्स अप हो गई। इस टाइप की जो बड़ी ब्रांडेड कंपनीज है ना, जो बड़े बड़े मास स्केल पे ऑपरेट करती हैं, इनके पास पैसा बहुत होता है, एडवर्टीजमेंट में पैसा खत्म करती है, इनके साथ एक नॉर्मल जूस बेचने वाला कंपटीशन नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। फिर देखिए फ्रेंड्स, स्वप्ना के पास कॉटन बेचने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए उसने ट्रेडर से भारी ब्याज पे लोन लिया। मैंने कुछ कैलकुलेट करके बताया था कि 6 महीने अगर माने क्रॉप के ग्रो करने के टाइम को, तो लगभग उसने 40% का इंटरेस्ट पे किया। और चूंकि उसने ट्रेडर से भारी ब्याज पे उस पैसे को उठाया था, तो ट्रेडर ने उसके सामने शर्त रखी थी कि भाई तुम कॉटन अपना मेरे को बेचोगी, तो उसको अपना कॉटन कम दाम पे उस ट्रेडर को बेचना पड़ा। जैसे कि मैंने देखा था कि उसने अपना कॉटन ट्रेडर को 1500 रुपए में बेचा, अगर वो प्रॉपर कुरनूल के मार्केट में जाती तो वहां 1800 रुपए पर टन में बिकता, पर क्विंटल में बिकता, सॉरी। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत लोगों को उठानी पड़ती है। फिर इंडिया में हमने देखा फ्रेंड्स, मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स काम करती हैं, मेड्स, आपके घरों में भी कई बार मेड्स आती होंगी। अब बहुत बार इन मेड्स को इंसल्ट झेलनी पड़ती है, हार्डशिप झेलनी पड़ती है, इनको घर में बहुत बहुत काम करना पड़ता है, उस काम के इनको पैसे भी कम मिलते हैं, हर तरीके की परेशानियां इन डोमेस्टिक वर्कर्स को झेलनी पड़ती हैं। अब जरूरी नहीं है कि जहां जहां पे भी डोमेस्टिक वर्कर्स काम करें सब लोग इनको गंदी तरीके से ट्रीट करें, कुछ लोग अच्छी तरीके से भी ट्रीट करते हैं और करना भी चाहिए, पर बहुत जगह ऐसी होती है जहां पे इन डोमेस्टिक एड्स को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। ये भी मैंने पहले के चैप्टर्स के में देखा था, तो वो चीज गलत है, वो चीज डिस्करेज करनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ की रीजन व्हाई सो मेनी पीपल्स लाइफ इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। और ये फिनोमिना केवल यूनिक इंडिया को नहीं है, पूरी दुनिया में फ्रेंड्स ये आपका जो इनइक्वालिटी का सिद्धांत है ये एग्जिस्ट करता है, तो पूरी दुनिया में ये इनइक्वालिटी छाई हुई है। इस इनइक्वालिटी को समझने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज बनाई गई जिसको बोला जाता है गिनी कोएफिशिएंट। यहां देखिए फ्रेंड्स, गिनी कोएफिशिएंट 0 to 1 के लेवल में वेरी करता है, या फिर आप कह सकते हो कि 0% to 100% वेरी करता है। अगर किसी देश में या किसी जगह पे यह बोला जाता है कि भाई गिनी कोएफिशिएंट 0 है या 0% है, तो इसका मतलब यह होगा कि वहां पे परफेक्ट इक्वालिटी है, वहां पे जितने भी लोग हैं सबके पास बराबर बराबर पैसा है, बराबर बराबर रिसोर्सेज है। और वहीं पे अगर मान लीजिए कहीं पे इस गिनी कोएफिशिएंट को 1 बोला गया या 100% बोला गया, तो बोला जाएगा कि वहां पे परफेक्ट इनइक्वालिटी है। परफेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब कि वहां पे सारी दौलत किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास है, तो इसको आप बोलते हो गिनी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो दुनिया भर में इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए गिनी कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, 0 1 देख लिया आपने, 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी, 0 परफेक्ट इक्वालिटी। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नो पॉवर्टी, ये गोल नंबर 1 है। ये जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैं आपको बताता जा रहा हूं दोस्तों, इनको लिख लीजिए इनको आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हो, और यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के एमसीक्यू आते हैं उसमें भी आपके सामने किसी एक फॉर्म या दूसरे फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक नई चीज देखी यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया। अब यहाँ पे हम अंसारीज की भी बात कर लेते हैं। अंसारीज कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास रिसोर्सेज थे, तब भी उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। उनके रिलीजन की वजह से उनको बहुत समय तक एक फ्लैट नहीं मिला। एंड में जब उनको फ्लैट मिला तो लगभग 1 महीना 1.5 महीना मिल गया। ज्यादातर लोग उनको फ्लैट नहीं दे रहे थे, क्यों? उनके रिलीजन की वजह से। उसी तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसकी कास्ट की वजह से उसके स्कूल के हेडमास्टर और बाकी लोगों ने परेशान किया, उससे स्कूल में सफाई करवाई, चूंकि वो दलित था, उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, जमीन पे बैठाया जा रहा था। इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में किस हद तक
ये इनइक्वालिटी इम्बेड हो चुकी है और कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। फिर हमने देखा फ्रेंड्स कि अगर अपने घरों की बात कर लें तो घरों में जो हमारे घर की लेडीज होती हैं उन लेडीज के काम को कम वैल्यू दिया जाती है, उनके खिलाफ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये सोचा जाता है कि हमारी घर के लेडीज जो काम कर रही है वो तो किसी वैल्यू का ही नहीं है, और वहीं पे जो मेन पैसा कमा के ला रहे हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यू का। ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा हम करते क्यों? क्योंकि हमारा जो सोशल बैकग्राउंड, हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है, उसी ने हमको ये सिखाया है कि वुमेन घर में जो काम कर रही हैं उस काम की कोई वैल्यू नहीं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। उस काम की उतनी ही वैल्यू, उस काम में उतनी ही मेहनत है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए बोल्ड में लिखा हुआ, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन रिलीजन, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India। यानी रिलीजन के बेसिस पे जैसे कि अंसारी, कास्ट पे बेसिस पे जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, और सेक्स के बेसिस पे जैसे कि आपके घर में जो लेडीज होती हैं, आपकी मम्मी होती हैं, बहनें होती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आपकी बहनों को अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती है और लड़कों को अच्छी अच्छी जगहों पे महंगे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए बेचा जाता है। ये बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। अब 2011 के सेंसस डाटा यहाँ पे बगल में चीजें लिख रखी है। देखिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी हैं इन चैप्टर्स में, बट एक्सरसाइजेस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइजेस आपके लिए हैं। आप खुद इनके हिसाब से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अब 2011 के सेंसस के डाटा में बताया गया कि वुमेन 48.5% है पूरी आबादी के, मुस्लिम्स 14.2% है पूरी आबादी के, एससी 16.6% है पूरी आबादी के, एसटी 8.6% है पूरी आबादी के। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? देखिए वुमेन्स मेजोरिटी पार्ट है, लगभग 49%, मुस्लिम 14.2, एससी 16.6, एसटी 8.6, और इन सब के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि देश के एक बहुत मेजर जनता के खिलाफ आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो अलग बात है कि इन मुस्लिम एससी एसटी में बहुत सारी वुमेन भी होंगी तो बहुत सारा ओवरलैपिंग भी हो रहा होगा, बट हमको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि देश के 50% से ज्यादा जनता के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत है, या देश को अंदर से कमजोर करने वाली ही बात है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पॉवर्टी के चक्कर में आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, डिग्निटी नहीं दी गई। ये रिस्पेक्ट आपको, डिग्निटी हो सकता है कास्ट के बेसिस पे ना दी गई हो सकता है रिलीजन के बेसिस पे ना दी गई हो। कभी कभी ये पॉवर्टी और लैक ऑफ डिग्निटी ड्यू टू कास्ट एंड रिलीजन कुछ इस तरीके से हमारे सामने आता है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, या इसलिए हो रहा है कि भाई हमारा रिलीजन या कास्ट दूसरा है। तो इस तरीके की चीजें इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। पहले हमने एक स्टैट्स के थ्रू भी देखा था कि कैसे दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स को स्कूल से जल्दी बाहर निकलना पड़ता है। ना केवल दलित, आदिवासी, मुस्लिम गर्ल्स को, इनके बॉयज भी लार्ज नंबर्स में ड्रॉप आउट करते हैं। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पॉवर्टी, गरीबी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, गुड स्कूल फैसिलिटीज भी नहीं है बहुत सारी कम्युनिटीज के लिए, या तो स्पेशल स्कूल्स बना दिए जाते तो भी चीजें होती। तो इस तरीके की चीजें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। अब स्ट्रगल देखेंगे इक्वालिटी के लिए। यहाँ पे एक और एसडीजी दिख रहा है, गोल नंबर 10, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। आई होप आप ये एसडीजी सारे लिखते हुए चल रहे हैं। अब पूरी दुनिया में हर कम्युनिटी में, विलेज में, सिटी और टाउन में कुछ लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है। कुछ लोगों की रिस्पेक्ट क्यों की जाती है? क्योंकि पहली बात तो एक रीजन ये है कि वो इनइक्वालिटी के खिलाफ झुके नहीं, उन्होंने इनजस्टिस का सामना किया, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। दूसरा, वो लोगों की मदद करते हैं, दूसरे लोगों को डिग्निटी से मानते हैं, उनको इज्जत देते हैं। तो जब वो दूसरे लोगों को इज्जत देते हैं तो बदले में उनको भी इज्जत मिलती है। इसलिए कुछ लोगों को हमेशा से ट्रस्टेड माना गया है, भरोसेमंद माना गया है, और बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए उन लोगों के पास जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी इन अच्छी आदतों की वजह से एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी वो एक पर्टिकुलर इश्यू ऑफ इनइक्वालिटी को भी एड्रेस करते हैं। और इंडिया में जब से आजादी हुई, और इवन आजादी से पहले ऐसे लोग हमेशा से आते रहे। तो इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इश्यूज दैट दे बिलीव आर इंपॉर्टेंट। चैप्टर 5 में हमने बात की थी कैसे वुमेन्स मूवमेंट की मदद से वुमेन की, आप कह सकते हैं, हालातों को सुधारा गया है। अभी इस चैप्टर में हम लोग एक और संघ के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है तवा मत्स्य संघ। ये मध्य प्रदेश में एक्टिव था, ठीक है। इसमें क्या हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी आगे। तवा मत्स्य संघ पे पूरी केस स्टडी है इस चैप्टर में, कैसे इस जगह के लोगों ने अपने राइट्स के लिए वो लड़े और जीते भी। फिर ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल आपको बहुत अलग अलग कम्युनिटीज में मिल जाएंगे, जैसे बीड़ी बनाने वाले कारखानों में जो बीड़ी वर्कर्स के, आप कह सकते हो कि ग्रुप्स बन जाते हैं, फिशर फोक, मछली पकड़ने वालों के, फिर जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं उनके, स्लम डॉलर्स के, हर ग्रुप अपने हिसाब से ग्रुपिंग बना रहा है, अपने एक लीडर को चुन रहा है, और वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं लगातार। कभी कभी
अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए लोग कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, कोऑपरेटिव जैसे कि वीवर कोऑपरेटिव। एक कॉपटेक्स नाम की संस्था का मैंने जिक्र किया था अपने पिछले चैप्टर में, आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, थोड़ा और समझ में आएगा। मेन चीज यहाँ पे क्या है, तवा मत्स्य संघ, तवा मत्स्य संघ को समझते हैं। देखिए जब कभी भी फ्रेंड्स कहीं पे डैम बनता है, बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, तो उस चक्कर में उस डैम के आसपास के जो बहुत सारे गांव होते हैं ना, जो बहुत सारे गांव होते हैं वो डूब जाते हैं, बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है ताकि उस जगह पे पानी भर सके, तो बहुत सारे विलेज उखड़ जाते हैं। उस चक्कर में भैया हजारों की तादाद में लोगों को वहां से हटा दिया जाता है, पूरे के पूरे विलेज को रिलोकेट कर दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये तवा रिवर का रिजर्वायर है। एक और फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए एक फोटो है यहाँ पे देखिए, दिस फोटो इज ऑफ सबमर्जेंस ऑफ कॉज्ड बाय द टेहरी डैम इन उत्तराखंड, द ओल्ड टेहरी टाउन एंड 100 विलेजेस सम टोटली एंड सम पार्शियली वर सबमर्ज्ड बाय दिस डैम, नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड। तो होता क्या है कि जब एक डैम बनता है तो उस डैम में पानी स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा तो उसके लिए भी एक अच्छा खासा एरिया चाहिए। उस चक्कर में भाई गांव के गांव हटा दिए जाते हैं, जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं। जब ये टेहरी डैम बना था ना, मैं कई दिन देहरादून में रहा था, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे जो इससे अफेक्ट हुए थे। वो कहते थे जब ये डैम बन रहा था, जब गांव साफ किए जा रहे थे, लोग रो रो के छोड़ के जा रहे थे गाँव को, क्योंकि हमेशा के लिए उनका घर जा रहा था, क्योंकि ये घर उनका परमानेंटली सबमर्ज हो जाएगा डैम के पानी में। तो इस तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं जब डैम्स बनते हैं। ओके, और पहले के समय पे, अब तो क्या है कि भाई आप कह सकते हो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराते हैं, सोशल आपके बहुत सारे सर्वेज होते हैं जिससे पता करते हैं कि भाई लोगों को प्रॉपर तरीके से चीजें मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही। पहले के समय में तो इनजस्टिस बहुत ज्यादा था, तो जब डैम बनते थे तो लोग बेचारों को हटा दिया जाता था, उनको चीजें मिलती भी नहीं थी ढंग से। अब थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, अभी भी पूरी तरीके से इंप्रूव नहीं हुई, बट फिर भी इंप्रूव हो रही है। तो जिन लोगों को हटाया जाता है इन जगहों से, जब नए डैम बनते हैं, इनके घर चले जाते हैं, इनकी लाइवलीहुड चली जाती है, ज्यादातर ये लोग पुअर होते हैं। अब ये लोग जब इन जगहों से हट जाएंगे, अपने इन्वायरमेंट में रह रहे थे, अपनी जगहों पे रह रहे थे, वहां से जब इनको निकाल दिया गया तो अब ये जाए कहाँ? तो ज्यादातर लोग भाई अर्बन एरियाज में जाते हैं, क्योंकि इनका लाइवलीहुड छिन गया होता है, तो ये सोचते हैं कि चलो भाई किसी शहर में चलते हैं, शहर में डेली मजदूर की तरह काम मिल जाएगा, कुछ गुजर बसर हो जाएगी। जब ये शहर बसते हैं तो पहुंचे कहाँ, ले रहे क्या? तो वहां पे फिर ये स्लम्स में रहने लगते हैं, चॉल्स में रहने लगते हैं, सस्ती सस्ती। वो चॉल्स बहुत गंदी होती हैं, स्लम्स बहुत गंदे होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट और डेंस सेटलमेंट्स होते हैं, ये इतनी गंदी गंदी जगहों पे जाके रहते हैं। अगर आप स्लम का नजारा देखना चाहो तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है स्लम। ये देखिए ये एक स्लम की फोटो है, यहाँ पे लोग इसमें रहते हैं, इस डेंस सेटलमेंट में इतनी गंदी जगहों पे लोग रहते हैं, आप समझ ही सकते हैं वो लोग कैसे रहते होंगे। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी अगर आप मुंबई आए हो और मुंबई से आपने प्लेन से लैंड किया हो, तो लैंड करते वक्त जब आप मुंबई में लैंड कर रहे होते हैं तो उस समय पे नीचे की तरफ देखिए आपको स्लम्स नजर आएंगे। मुंबई एयरपोर्ट के आसपास का जो पूरा इलाका है ना, पूरा पूरा स्लम से घिरा हुआ है। तो इस तरीके की जगह पे लोग जाके रहते हैं। तो जो भाई अपने ठंडी ठंडी जगह पे अपने गांव में इतने आराम से रह रहे थे, डैम बनाने के चक्कर में उनको उखाड़ दिया गया, उनकी लाइवलीहुड डिस्टर्ब हुई, उनका घर गया, उनका काम डिस्टर्ब हुआ, उनके बच्चों की स्कूलिंग डिस्टर्ब हुई, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। और बात ये होती है फ्रेंड्स कि जब इन लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, पूरी की पूरी कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो भाई प्रॉब्लम इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। अब देखिए ये रिजर्वायर है तवा रिवर का। तवा रिवर अभी बताता हूँ, ये जो तवा मत्स्य संघ है उससे रिलेटेड है। पहले ये जो पानी आपको दिख रहा है ना रिजर्वायर का, यहाँ पे लोग रहा करते थे, अब यहाँ पानी भर गया है। जब डैम बनता है ना, डैम बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है। पहले वहां पे जमीन होती है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, भाई एग्रीकल्चर के लिए लैंड होता है, फॉरेस्ट होती है। जब डैम आता है सब कुछ डूब जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब डैम बनते हैं तो ऑब्वियस बात है उसके खिलाफ बहुत सारा आप कह सकते हैं कि बवाल भी होता है। लोग आके उस डैम के बनने की प्रक्रिया को रोकते हैं, बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इस बात के लिए लड़ते हैं कि अगर आप लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हो तो भाई उन लोगों को कुछ अच्छे राइट्स भी प्रोवाइड करवाइए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही एक संघ के बारे में बात करेंगे। एक तवा मत्स्य संघ बना था, दिस वाज अ फेडरेशन ऑफ द फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव्स। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा था कि भाई सतपुरा फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते थे, इस तवा रिजर्वायर के बनने की वजह से जब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए, डिस्प्लेस होने के बाद उन्होंने अपने राइट्स के लिए एक लड़ाई शुरू हुई। होता है क्या, आप शुरू से देखते हैं। महादोई हिल्स हैं छिंदवाड़ा रीजन में। ये आपका देखिए, इसको मैप में दिखाता हूं तो थोड़ा आपको ज्यादा दिखेगा। इस मैप के बिल्कुल बीच में देखिए जो सतपुड़ा रेंजेस आपको दिख रही है ना, सतपुड़ा रीजन के साउथ में है ये महादेव हिल्स। ध्यान से देखिए आपको दिख जाएगा, सतपुड़ा रेंज के साउथ में विंध्या रेंज दिख रही है, विंध्या के साउथ में सतपुड़ा दिख रही है, सतपुड़ा के साथ में आपको ये महादेव रेंज मिल जाएगी। तो इन महादेव हिल्स में तवा नाम की नदी बहती है, ठीक है।
अब ये तवा नाम की नदी बहती है बैतूल के थ्रू और फाइनली होशंगाबाद में जाके नर्मदा से मिल जाती है। तो 1958 में एक डैम बनाने की शुरुआत हुई, इसको आप बोलते हो तवा डैम। ये तवा डैम बनके तैयार हो गया 1978 में, जिसके चलते बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड डूब गया। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट डिलर्स रहते थे जो कि इन जंगलों में रहा करते थे, वो सब कुछ डिस्प्लेस हो गए, क्योंकि जहां पे वो रहते थे वो तो पानी में डूब गया। तो जब वो पानी में डूब गया तो रिजर्वायर के आसपास की जो जगह बची वहां पे ये लोग रहने लगे। और जब रिजर्वायर बना तो बिल्कुल से पानी आ गया वहां पे, पहले सपाट जमीन थी, अब पानी पानी वहां बह रहा है। तो जब पानी आ गया वहां पे तो इन लोगों ने सोचा कि चलो भैया फिशिंग करते हैं, अब पानी आ गया है, हमारी जमीन थी, यहीं पे फिशिंग करके फिश पकड़ के हम लोग अपना खर्चा पानी चलाते हैं। ये चीज इन्होंने सोची और इस फिशेस को पकड़ के बहुत कम कमाते थे। प्रॉब्लम कब शुरू हुई? प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि 1994 ने गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया तवा रिजर्वायर में मछलियां पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया। और जब ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स मछलियां पकड़ने आए तो उन्होंने वहां के लोकल लोगों को दूर भगाना शुरू कर दिया। वो जो लोग जो वहां पे हमेशा से रह रहे थे, वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो बाद में इन मछलियों को पकड़ के अपना गुजर बसर करने लगे थे, उनको बाहर निकालने लगे। अब इन लोगों को गुस्सा है, इन लोगों ने बोला ये तो हमारी जमीन है, पहली बात तो आपने डैम बना के हमारी जमीन छीनी, उसके बाद उस डैम के अंदर से भी हमको फिशिंग आप नहीं करने दे रहे हो। इन कॉन्ट्रैक्टर से इन विलेजर्स का बवाल शुरू हुआ। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने बाहर से गुंडे बुला के इन विलेजर्स को भगाना शुरू कर दिया। अब इन विलेजर्स को समझ में आया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तवा मत संघ, जिसका नाम था, जिसका काम था कि भैया हमको हमारे राइट्स दो, फिशिंग के जो राइट्स रहे हमारे वो हमें मिलने चाहिए। पर इन्होंने रैली ऑर्गेनाइज करनी शुरू की, चक्का जाम कर दिया। ठीक है, क्यों? ताकि लोगों की तरफ ये दिमाग में ये बात जाए कि भाई ये जगह हमारी है, हमें यहाँ पे फिशिंग राइट्स मिलने चाहिए। देखिए ये उस समय की एक फोटो है जब वहां के लोग चक्का जाम कर रहे हैं कि भैया हमें हमारे फिशिंग राइट्स दो। जब ये प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ गए तो भाई गवर्नमेंट को लगा कि भैया प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बिठाई एक कमेटी इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए। कमिटी ने रिकमेंड किया कि भाई इन फिशिंग राइट्स को इन विलेजर्स को वापस कर दीजिए। इन विलेजर्स को आप ये फिशिंग राइट नहीं देंगे तो काफी बवाल होगा, क्योंकि इनके पास खान पीन और अपना गुजारा चलाने का कोई और तरीका है नहीं। और फाइनली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई तवा डैम की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए थे उनको इस रिजर्वायर से मछली पकड़ने के राइट्स दिए जाएं। और एक 5 लीज एग्रीमेंट साइन हुआ और 2 जनवरी 1997 को 33 गांव के लोगों ने पहली बार मछली की कैच पकड़ी। ये आप कह सकते हो कि ये उनके लिए एक जीत थी। ठीक है ना, जो राइट उनका छीना गया था उस राइट को उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एक लीगल जंग को लड़के उस राइट को वापस लिया। और चूंकि इससे जब वो मछली के कारोबार में, मछली पकड़ने के कारोबार में घुसे तो उनकी अर्निंग्स भी बढ़ी और वो अपने लाइवलीहुड को बाद में सस्टेन कर पाए। अच्छा, जब उनकी अर्निंग्स कैसे बढ़ी? उन्होंने फ्रेंड्स जब मछलियों की कैच पकड़नी शुरू की ना, उन्होंने एक चीज करी कि उन्होंने मछली के मार्केट में पहुंचने के लिए बीच के जो ट्रेडर्स होते हैं, दलाल होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, उन्होंने हटा दिया। उन्होंने अपना खुद का कोऑपरेटिव बनाया। होता है ना कोऑपरेटिव में। अब भैया ये जो इस जगह के लोग थे जो कि डिस्प्लेस हुए थे, इन्होंने अपने कोऑपरेटिव्स बनाए। कोऑपरेटिव्स में मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जो कॉमन ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है वो मिल के एक्टिवली एक दूसरे के हित के लिए काम करते हैं। तो जब कोऑपरेटिव्स बनते हैं तो कोऑपरेटिव्स में आप क्या करोगे कि भाई मछलियां पकड़ी जाएंगी, फिर मछलियों को सही समय पे मार्केट में पहुंचाया जाए, ये कुछ लोगों का काम होगा। मार्केट में पहले ही उनको वहां पे बेचने का जुगाड़ हो, एक अच्छे प्राइस का बंदोबस्त, अच्छे प्राइस में मछलियां बिक सके, इस चीज का जुगाड़ हो। तो कोऑपरेटिव जब मिलकर काम करता है तो पूरी सप्लाई चेन को वो क्रिएट कर पाता है, जिसमें जो मिडिल मैन होते हैं वो इन लोगों का फिर फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए कोऑपरेटिव से बहुत फायदा हुआ यहाँ के लोगों को और उनकी जो इनकम थी वो 3 गुना बढ़ी। फिर जब इन्हीं फिश वर्कर्स को मान लीजिए नेट खरीदने के लिए, फिशिंग नेट्स को खरीदने के लिए या फिर कुछ और चीजों को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्हीं कोऑपरेटिव से उनको लोन भी मिला। कोऑपरेटिव मैंने आपको पहले बताया कि नो प्रॉफिट और नो लॉस के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखने को हमको मिलता है कि ये जो टीएमएस है इसने मिलके एक सिचुएशन जो उनके अगेंस्ट जा रही थी, जो उनके एडवर्स जा रही थी, उसको कैसे उन्होंने अपने फेवर में लेके आया। और जब कोऑपरेटिव्स की तरह लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो आप देखोगे कि उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो खुद ही अपने आप से एक अच्छे मैनेजर के रूप में काम करने लगते हैं। देखिए यहाँ दिस इज एन एडेप्टेशन ऑफ सॉन्ग रिटन एज अ पार्ट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन बाय विजय महाजन। आप पढ़िए इसको, आगे देखते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन थ्रू इनइक्वालिटी। यहाँ पे देखिए कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं इनइक्वालिटी को फाइट करने के लिए,
अब ये जो प्रोटेस्ट करने का उनका तरीका होता है, जरूरी नहीं है कि सड़कों पे उतरे। कुछ लोग अपने कलम से प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ लोग अपने आवाज से प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ लोग रैलियों में जाके बोल के प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ लोग अपने पेन से पोएम्स लिखेंगे, कहानियां लिखेंगे, उन कहानियों से लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे इनइक्वालिटी के लिए। तो राइटिंग से कर रहे हैं लोग, कुछ लोग गा के करेंगे, कुछ लोग डांस करके करेंगे, कुछ लोग प्ले में पार्टिसिपेट करके करेंगे जो आर्टिस्ट होते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं इनइक्वालिटी से लड़ने के। तो जरूरी नहीं है कि आप जाके धरना प्रदर्शन करके ही इनइक्वालिटी से लड़ सकते हो, आप बहुत सारी और तरीके की चीजों से भी इनइक्वालिटी से लड़ सकते हो। हमारा जो भारतीय संविधान है फ्रेंड्स, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब ये बहुत लाइवली है। देखिए, हम लोग बराबर हैं, ऑल इंडियन सिटीजन आर इक्वल। ये हमको कहां से अवधारणा मिलती है? ये हमको मिलती है अपने भारतीय संविधान से। हमारा भारतीय संविधान बोलता है सब पीपल बराबर हैं। और जब लोगों को पता चलता है कि हमारे भारतीय संविधान ने बोला है कि हम सब बराबर हैं, तो भाई बहुत अलग अलग मूवमेंट्स आएंगे जस्टिस के लिए, बहुत सारी पोएम्स लिखी जाएंगी, सॉन्ग्स लिखे जाएंगे। आजादी से पहले हम लोगों ने बहुत लंबी जंग लड़ी है आजादी पाने के लिए, ठीक है। और इस जंग के बाद ही ऐसा हुआ कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने हमारे भारतीय संविधान को लिखा, तो उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि हमारी सोसाइटी के हर तबके को बराबरी मिल सके, हर तबके को जस्टिस मिल सके। तो ये जो देखिए, फिश वर्कर्स इन द तवा मत्स्य संघ होप दैट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट, but by constantly referring to the constitution they use it as a living document, that is something that has real meanings in our life। यानी तमाम मत संघ वाले जो लोग थे, इन्होंने जब अपने मूवमेंट को लड़ा तो उनके दिमाग में एक चीज थी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमको बराबरी के राइट देता है, और ये भारतीय संविधान के जो राइट्स हैं ये आज भी एप्लीकेबल है, जिस पे भरोसा करके उन्होंने अपनी जंग लड़ी और फिर वो जीते भी, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे सोसाइटी में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो रेगुलरली डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के आइडिया को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। इक्वालिटी और डेमोक्रेसी ये बहुत डीप डेफिनेशंस होती हैं, और वो डीप डेफिनेशंस आपको धीरे धीरे तब पता चलेंगी जब आप एक लेवल के आगे जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो इक्वालिटी डेमोक्रेसी की बात क्या होगी कि भाई आपको एक अच्छी तनख्वाह मिले, ठीक है। तो ये तो होगी अच्छी तनख्वाह मिले। फिर भाई अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है तो डेमोक्रेसी ये बोलेगी कि भाई उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी वर्कर्स को मिले। फिर अगर कंपनी बहुत अच्छी चल रही है तो भाई मैनेजमेंट में भी उन वर्कर्स का कुछ हिस्सा हो। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे डेमोक्रेसी और इक्वालिटी की डेफिनेशन कितनी वाइड होती जा रही है। यानी यहाँ पे जो कंपनी के ओनर्स हैं उन ओनर्स की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, और जो वर्कर्स है उनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। यानी रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ पे, बट फिर भी अगर आप प्रॉपर डेमोक्रेसी इक्वालिटी की बात करोगे तो कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि रेगुलरली आप जहां पे इन्वॉल्व हो वहां पे सब लोग बराबर होते जाए धीरे धीरे करके। यानी इक्वालिटी और डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस को एक्सपेंड करने के लिए लगातार काम चल रहा है। उतनी एक्सपेंड हुई नहीं है अभी, बट हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए एक लेडी बोल रही है, हुआ क्या था कि लखनऊ में 2001 में वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए 1500 लोग एक हियरिंग में मिले थे। कुछ हुआ था कि वायलेंस, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस से कुछ केसेस आए थे, और इसके अगेंस्ट में भाई धरना प्रदर्शन करने के लिए 1500 लोग सड़कों पे उतर आए थे। तो ये एक अच्छी चीज थी, ये दिखाता है कि हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। तो इक्वालिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस किताब में हमने उन्हीं इश्यूज को हाईलाइट किया है, चाहे वो हेल्थ केयर के प्राइवेटाइजेशन की बात हो, चाहे बिजनेस हाइजर्स का मीडिया के ऊपर कंट्रोल हो, चाहे वुमेन के काम को वैल्यू देने की बात हो, चाहे स्मॉल फार्मर्स जो कि दिन भर काम करके, महीनों काम करके कॉटन उगाते हैं, उनको ठीक से पैसा मिलना ना हो। ये सारे इश्यूज पुअर को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, दबे कुचलों को अफेक्ट करते हैं, और जरूरी है कि इन दबे कुचलों की मदद की जाए। इसीलिए दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। जो भी इश्यूज आते हैं नीचे के लेवल पे लोगों को, उनको हम कितने अच्छी तरीके से आने वाले समय में सॉल्व कर पाएंगे, ये इस बात को डिसाइड करेगा कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड नर्चर देयर फैमिलीज एंड दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। यानी कि एक पर्सन के पास उसकी डिग्निटी है कि नहीं है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, उसकी कम्युनिटी की सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, ये तभी हो सकता है जब उस पर्सन को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दिए जाएं, ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके और अपनी फैमिली का भी पालन पोषण कर सके, और उनके खिलाफ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यहाँ पे वो रेफरेंसेस है जो कि इन किताबों में इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे हुसैन सखावत रुकैया का जो आपका स्टोरी थी वो फेमिनिस्ट प्लस न्यूयॉर्क से उठाया गया है, उसी तरीके से बाकी चीजें और दूसरी जगहों से उठाई गई हैं, ठीक है।
तो ये इसके रेफरेंसेस हैं। ये किताब ऑलमोस्ट खत्म हो गई, तो सारे रेफरेंसेस दिए गए। यहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप दे रखा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।